कोशिश की। ओके, अब देख लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। भारत के अंदर आपकी सिविल सेवा की जो शुरुआत होती है, आप जिसकी तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री पता होना चाहिए। एक आध बार यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। 10-15 मिनट लगेगा, ज़्यादा तो नहीं लगेगा। किस तरह से सिविल सर्विस का डेवलपमेंट भी इंडिया के अंदर जो सिविल सर्विसेज थी, इट वॉज एसेंशियली कंपनी सर्विसेज एट दैट टाइम, क्योंकि यहाँ कंपनी शासन करती थी। एंड दिस वॉज नोन एज कवर्नेंटेड सिविल सर्विसेज, CCS कहते थे उसको। कवर्नेंटेड सिविल सर्विसेज उसको कहा करते थे, और इसकी शुरुआत कंपनी के द्वारा ही की गई। और कंपनी के अंदर ही आप अप्रेंटिस के तौर पे ऊपर ज्वाइन करते थे, और उसके बाद आप फाइनली एक सीनियर मर्चेंट और एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट के ऊपर खत्म करोगे। तो ग्रेजुएशन प्रमोशन बेस्ड पूरी की पूरी सीनियरिटी जो होती है ना, आपकी सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन हुआ करता था कि 1 साल 2 साल 4 साल के बाद फिर से प्रमोशन, 4-5 साल के बाद फिर से प्रमोशन, 5 साल के बाद फिर से प्रमोशन, करते करते आपका बंटादार हो जाएगा पूरा। तो लंदन से आओगे, और लंदन से आने के बाद एक सबसे जूनियर सील के ऊपर आप ज्वाइन करोगे। इंपॉर्टेंट आप देखिए कि दिस सिस्टम इज स्टिल बीइंग फॉलोड इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। Say for example, the British policing system. The British policing system is such that you cannot, आपका जैसे यहाँ पे IPS है, where you join as a senior scale officer, जहाँ पे एक ASC की रैंक के ऊपर या उसके इक्विवेलेंट रैंक के ऊपर जाओगे, 4-5 साल के अंदर आपको जिला मिल जाता है। In the British policing administration, वहाँ पे you have to join as a constable and then you rise along. तो सब इक्वल लेवल के ऊपर होते हैं, और उसके बाद आपका ग्रोथ होता है। तो वही की वही एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी आपको कंपनी के अंदर भी देखने को मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली वही लोग यहाँ पे गवर्न करने वाले हैं। ओके, तो जैसे आपका स्कॉटलैंड यार्ड है, जो ब्रिटिश वन ऑफ द मोस्ट इन्वेस्टिगेशन रिनोन्ड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो उनका जो स्पेशल कमिश्नर होगा, तो ही वुड हैव जॉइंड एज अ कांस्टेबल इन द ब्रिटिश पुलिस, और उसके बाद उसका ग्रोथ हुआ होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे वह सब कमिश्नर बनते हैं। इनिशियली द कंपनी सर्वेंट वर अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, और उसके बाद ही पूरा उनका धीरे धीरे ग्रोथ होता है। अभी इसमें भी क्योंकि यहाँ कंपनी शासन करती थी, तो मेरा चाचा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर होगा, तो मुझे भारत भेज देगा कि जा बेटा मजा कर, तो तुमको ठीक है कलेक्टर बनाएंगे इंडिया में भेज के। ठीक है, मैं भी मजे से रहता था यहाँ पे। तो इस तरह का शासन होता था। प्राइवेट कंपनी थी, यहाँ पे राज कर रही थी, थोड़ा बहुत उनका जो भी एरिया कंट्रोल में था बंगाल के अंदर, वहाँ पे चलाया करते थे अपने तिकड़म। द सर्विस एट दैट टाइम वाज नोन एज गवर्नेंटेड सिविल सर्विसेज, और उसी से ही पूरा का पूरा मुद्दा जुड़ा हुआ है। देयर वाज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द कमर्शियल फंक्शन एंड द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। कंपनी एक राजकीय रूप में और एक व्यापारिक रूप के ऊपर एक सत्ता के तौर पे उभर के तो आ रही थी, बट यही आदमी युद्ध करेगा और यही आदमी व्यापार करेगा। तो एकदम है ना, जर्नलिस्ट का जो आपको पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है ना, वो कंपनी के अंदर से ही आपने बोरो किया होगा, समझ लीजिएगा थोड़ा बहुत। मतलब वैसे ही ट्रेंड है, द नेचर इज स्टिल द सेम। यू विल बी आल्सो कंसर्न्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन as well as some other things, and there was no distinction, and the promotion was fairly seniority based. तो आपका seniority based आपका पूरा का पूरा promotion चलता रहता था। This promotion was such like this that you join as an apprentice, trainee के तौर के ऊपर। उसके बाद factor is something related to this word called as factory। यहाँ पे factories हुआ करती थी ना उनकी, बड़ी industries, बड़े boiler rooms के साथ, ऐसी थी। The factories at that time were just the kind of warehouses। यहाँ पे गोडाउन्स बनाया करते थे, उनको फैक्ट्री बोलते थे। बड़ी इंडस्ट्रीज, ऐसे टाटा वाली इंडस्ट्रीज नहीं थी, नैनो बेनो वाली। ठीक है, आप मतलब वो जज्बात में मत आ जाना कि यहाँ बड़ी फैक्ट्रीज लगाई थी। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, बट बहुत ही लॉप साइडेड है। इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर देखेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर रेलवेज को स्टडी करेंगे, तो रेलवेज के अंदर भी देखेंगे कि उसका पॉजिटिव नेगेटिव क्या रहा है। दे जॉइन एज ए अप्रेंटिस, उसके बाद फैक्टर, तो फैक्ट्री के अंदर काम करता है इंसान। उसके बाद राइटर बनाया जाता है, उसको थोड़ा पढ़ा लिख के आगे बढ़ा जाता है कि ठीक है राइटर की पोस्ट दी जाएगी। देन जूनियर मर्चेंट के बाद सीनियर मर्चेंट के बाद वो एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट के ऊपर जाता है। तो इस तरह का पूरा ग्रेजुअल प्रमोशन होता था सीनियरिटी के आधार के ऊपर। 4-5 साल के बाद उसका प्रमोशन आएगा, और भारत से रिटायर होगा तब आखिरी 4-5 साल थोड़ी गद्दी वो गर्म करके अपनी सीट अच्छा खासा पैसा वैसा कमा के जाएगा। तो ठीक है, लूट फाट के ही जाते थे ये लोग, डायरेक्ट प्लंडर, यहाँ पे उनका काम ही यही था। द पीपल लेटर ऑन दे वर गिवन ह्यूज सैलरीज, द गवर्नर जनरल एंड ऑल दिस पीपल, कि कौन आदमी लंदन में अपनी अच्छी खासी लाइफ को छोड़ के भारत आएगा। होता है ना, इंसेंटिव देना पड़ता है, हार्ड एरिया अलाउंस है, और यहाँ पे तो कुछ था भी नहीं, ना रोड से ना रेलवेज थी। उसको आगे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना था, तो उसको तनख्वाह भी ज्यादा दी जाएगी ना। तो कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको तनख्वाह देती थी, किसके बाप का पैसा जा रहा है, हमारा ही जा रहा था वो तो।
ठीक है, तो सीनियर मर्चेंट एडमिनिस्ट्रेटर वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट पर्सन हु ट्राइड टू सेपरेट द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल फंक्शन। थोड़ा बहुत उसने डिस्टिंग करने की कोशिश की है। अभी इंपॉर्टेंटली कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या सिविल सर्विसेज का जो पूरा का पूरा यूरोपियनाइजेशन हुआ, उसके पास एक बंदे का नाम जुड़ा हुआ है जिसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। He was the person who tried to set up the company in a proper framework. तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम मैंने बताया ना कि पुलिस रिफॉर्म्स के साथ भी जुड़ा हुआ है। आधुनिक भारत के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स की है, कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, यहाँ पे हिंदू लॉज को अलग से पूरा इम्प्लीमेंट कराया जाता था, मुस्लिम लॉज को अलग से इम्प्लीमेंट कराया जा रहा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 2-4 मौलवी लोग को बुलाया, 2-4 पंडित लोग को बुलाया, बोले बैठो, आपके धर्म के अंदर क्या क्या लिखा है सब लिख के दे दो मुझे। बोले ये सजा ये किसके लिए प्रावधान है? बोले चोरी के लिए ये सजा का प्रावधान है। बोले हिंदू के अंदर क्या लिखा है? बोले चोरी के लिए ये प्रावधान है। सबको कोडिफाई करके एक बुक के अंदर डाल दिया। और उसके बाद 1830s के आसपास जब मकौले आते हैं तो उसको और एनहांस कर देंगे, वही फिर आईपीसी सीआरपीसी कर देंगे। दिस पर्सन वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द यूरोपियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज। उसको एक ढांचे के अंदर डालना और उसकी भारत के अंदर एक सर्विसेज की शुरुआत करना, उसके पीछे भी लॉर्ड कॉर्नवालिस का ही बहुत बड़ा हाथ है। ओके, तो दिस वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस। हमने देखा 1786 का जब आपका एक्ट पास हुआ था, उसके बाद उनको भारत में भेजा जाता है। अभी देखिएगा इनका प्रमोशन हुआ था, इन्होंने बहुत झंडे गाड़ के आए थे अमेरिका के अंदर। दिस गाय सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश पीपल इन यूएसए। 1776 के आसपास आपको पता होगा कि अमेरिकी क्रांति की शुरुआत हुई। अभी अमेरिकी क्रांति की शुरुआत होती है 1780s में। ये भाई साहब 81 के आसपास यॉर्कटाउन नाम की जगह है जो आज को आप न्यूयॉर्क कहते हो जैसे, तो यॉर्कटाउन में ये भाई साहब सरेंडर कर देते हैं। बोले आई क्विट, नहीं हो पाएगा हमसे। तो ब्रिटिश सरकार उसको वापस पहले इंग्लैंड बुलाएगी, तो उसको डर लग रहा था। तो वहां के जो राजा थे और प्राइम मिनिस्टर बोले शाबाश, मुगेम वो खुश हुआ। तो आपने अमेरिका की कॉलोनी हमारे हाथ से चली गई है, कोई बात नहीं, हम आपको प्रमोट करके इंडिया भेजते हैं। ठीक है, तो आप कभी कभी गलत काम करोगे ना तो भी प्रमोशन होता है। तो ऐसा मत समझिएगा कि आपकी कोई गलती हो गई, कुछ आपने किसी का नुकसान करा दिया तो भी आपका प्रमोशन तो होगा। इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है, बाकी और भी है, कभी चर्चा करेंगे। हुआ ये कि दिस वेलेस्ली उसके बाद जो 1790s में आता है भाई साहब, वो यहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट करता है। हमने देखा ना लॉर्ड वेलेस्ली को थोड़ा बहुत। 1799 सब्सिडरी अलायंस, इसके साथ साथ यहाँ फोर्ट विलियम कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट करता है ये। एंड यहाँ पे कलकत्ता के पास, बट लेटर ऑन व्हेन वेलेस्ली लेफ्ट दिस कॉलेज वाज शट डाउन। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फियर्ड, जस्ट लाइक द केस इन अमेरिका। बोले ये अमेरिका वाले हमारे हाथ से चले गए और पूरी की पूरी कॉलोनी हाथ से निकल गई, ऐसा ना हो कि ये भारत वाले यहाँ पे ट्रेनिंग देके यहाँ से पूरा कट ऑफ कर देगा रिश्ता, तो क्या करेंगे? हो सकता है ना। तो इसके कारण इन्होंने वेलेस्ली जैसे ही भारत से ज्यादा दुकान को बंद कर देते हैं और लंदन के अंदर वहां पे ईस्ट इंडिया कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट। सो दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू द ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स, जो वेलेस्ली भारत के अंदर और उसके बाद फिर लंदन के अंदर आपकी हिलबरी नाम की जो जगह थी उसके बाद लंदन से भी शिफ्ट कर दिया जाता 60 माइल्स फ्रॉम। ओके, तो वहां से पूरा का पूरा शुरुआत होती है। 1833 के आसपास इन्होंने सोचा आइडिया ऑफ कंपटीशन बेस्ड एग्जाम। विचार आया इनको कि स्पर्धात्मक परीक्षा लेके हमको कंपनी के अंदर हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी अपॉइंटमेंट करनी चाहिए। जिन्होंने बोला व्हाट एन आइडिया सर जी। बोले डायरेक्ट कंपटीशन होगा? बोले नहीं, चार टाइम बंदों को नॉमिनेट करेंगे और उसके बाद उनके बीच में कंपटीशन करेंगे। तो जैसे मेरे चाचा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर है तो मुझे और मेरे और 2-3 कजिन को नॉमिनेट कर देंगे। आपके मामा है तो आपको और आपके जो फैमिली मेंबर्स होंगे उनको नॉमिनेट कर देंगे। तो तीसरे भाई साहब के कोई होंगे, चाचा चाची, मासा मासी, ताऊ ताई, जो भी होंगे, तो उनके भतीजे भांजों को सबको नॉमिनेट कर दिया जाएगा और बोलेगा कि अब लड़ो तुम। और उनके बीच में कंपटीशन हो जाता था। वो बोलते थे कि देखो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले रहे हैं। तो काहे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले रहे हैं? द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी स्टिल बिलोंग टू दिस फ्यू फैमिलीज, और उनके भाई भतीजे आपके या उनके फैमिली मेंबर्स कंपनी के टॉप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है। सो ये शुरुआत होती है, बट दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द आइडिया ऑफ कंपटीशन बेस्ड एग्जाम। फाइनली बाय 1853 द कंपटीशन बेस्ड एग्जाम उसका प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर दिया गया। अभी स्टोरी ये चलती है कि 1833 में सोचा हमने, फिर सो गए। सो जाने के बाद मकौले आए 1850s में, लॉ कमीशन वहां पे जो अध्यक्षता कर रहा था, उसके बाद सिविल सर्विस कमीशन की भी वो अध्यक्षता करता है। वो बोलता है कि नहीं कंपटीशन बेस्ड एग्जाम लेनी ही चाहिए आपको, एंड इट वाज रिकमेंडेड बाय मकौले कमेटी। ठीक है, तो कंपटीशन बेस्ड एग्जाम, द सिविल सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया वाज आल्सो हेडेड बाय लॉर्ड मकौले। लॉर्ड मकौले वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। आधुनिक भारत के अंदर
जो शिक्षा का योगदान देने वाला जो इंसान है, मैंने बताया ना अमर इंसान है, वो दिखता रहता है, उसकी आत्मा यहीं भटक रही है कहीं, देखो यहाँ पे ही है। ओके, बट कंपटीशन बेस्ड एग्जाम की शुरुआत 1850s में यहाँ से ही हो जाती है। अभी इसके बाद भी ये लोग थोड़े नींद में से निकलते नहीं है। इंडियंस को हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होता है, हमारा जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वो नहीं होता। वो 1850 के बाद 1860s के टाइम आसपास चला जाएगा, जब 1861 के अंदर एक एक्ट पास करते हैं जिसे कहते हैं इंडियन सिविल सर्विस एक्ट ऑफ 1861। 1861 के अंदर इंडियन सिविल सर्विसेज का एक्ट पास होता है और इसके बाद ही भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व आपकी जो सिविल सेवा है उसके अंदर से शुरू। द सिविल सर्विस कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय दिस एक्ट एज वेल। अब देखिए सिविल सर्विस कमीशन कंटिन्यूसली बनता रहेगा, 1920s में भी बनेगा, उसके बाद 1930s में भी बनता है। एफपीएससी बनता है 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू आपका फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनता है, और कभी फेडरेशन एग्जिस्टेंस के अंदर आता नहीं है तो पीएससी भी वो डिफेंस की तरह ही काम करेगा। सो देयर वर सम इश्यूज रिगार्डिंग दिस होल सिविल सर्विसेज एग्जाम। जैसे आज की तारीख के ऊपर इश्यूज चलते रहते हैं और कोई कमेटी अपना रिकमेंडेशंस मांगती रहती है, तो उस टाइम भी इश्यूज थे। इश्यूज जैसे आज की तारीख में भी 8th सिलेबस को लेके है, उस टाइम पे भी वही हुआ करते थे, कुछ बदला नहीं है, इसलिए तो ऐसी की ऐसी सेम। एज का मुद्दा ऐसा था कि एज लिमिट आपके यहाँ पे जैसे आज 32 हो गई है और 6 अटेम्प्ट दे दिए हैं। पहले एज लिमिट हुआ करती थी 22 साल मैक्सिमम एज इन 1850s। लेटर ऑन इट वाज रिड्यूस्ड टू 21 इयर्स। बोले चलो कोई बात नहीं, हमारे बच्चे एजुकेशन दे दिया ना इन्होंने, बोले इनको 2 साल और कम कर देते। बाय 1870s वो रिड्यूस टू 19 इयर्स, 19 साल कर दी जाती है एज लिमिट, और उसके बाद यहाँ पे फिर से 21 साल कर। अब आप देखिए कि ये 19 साल वाली एज लिमिट किसके दौरान हुई थी? यहाँ कौन था गवर्नर जनरल 1877? कौन था? लिटन। मैं बता, खुराफाती इंसान था, इसको नींद नहीं आती थी कि एक एक्ट पास ना करे और हम लोग को परेशान ना किया। By 1860s when the competition based exam was open for Indians और हमारे लोग एक्टिवली पार्ट लेने शुरू कर दिए, तो इसको पसंद नहीं आ रहा था, बोला भारतीय लोग यहाँ पे पार्ट ले लेंगे। अभी 19 साल की एज में ग्रेजुएशन खत्म नहीं होता भाई साहब, आप अपर एज लिमिट सेटअप करके रहे। At that time the civil services was also confined to the few of the elite families in England as well। क्यों? क्योंकि पहले इनके ऐसे नियम उटपटांग हुआ करते हैं। जैसे आज की तारीख में आपसे यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट करती है पीएससी के दौरान कि यू जस्ट नीड टू हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटसोएवर परसेंटेज। आप गोल्ड मेडलिस्ट हो गए तो अपने घर के ऊपर रखिएगा, ठीक है, और सर्टिफिकेट सजाइएगा, आपके उसके अंदर कुछ भरने की जरूरत नहीं होगी अगर आपको प्रीलिम्स के लिए अप्लाई करना हो। इट डज नॉट आस्क। इंपॉर्टेंट यही है कि आपके पास खाली एक ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। उस दौरान इनके ऐसे उटपटांग रूल्स हुआ करते थे जहां बोलते थे कि only the students who have passed their degree from the esteemed and the reputed colleges are eligible to apply। अभी बड़ी बड़ी कॉलेजेस जैसे ट्रिनिटी हुआ करती थी, ऑक्सफोर्ड हुआ करती थी, लंदन यूनिवर्सिटी हुआ, उसमें पढ़ने वाले लोग कौन होंगे? सब अमीर लोग, ऑल दी इलीट सोसाइटी, आपके जो उच्च मध्यम वर्ग के लोग, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, वही लोग पढ़ते थे। तो उनके संतानी बेचारे सिविल सर्विसेज के अंदर पास होते थे। ज्यादातर कोई गरीब आदमी जो लंदन के अंदर रहने वाला होगा वो भी इनिशियली पास नहीं। ओके, दूसरा मुद्दा जो सिलेबस था, सिलेबस एज यूजुअल वाज वेरी हार्ड टू क्रैक। एट दैट टाइम द सब्जेक्ट्स वर सच लाइक द यूरोपियन हिस्ट्री, थोड़ा बहुत लैटिन ग्रामर वामर उनको इनिशियली बहुत पढ़ाया करते थे। હવે અહીંયા પોલિટીન हिस्ट्री याद नहीं रहતું हाल, અને 1870 માં આપણા છોકરાને કે ભાઈ સિવિલ સર્વિસીસ એક્ઝામ આપવાની લેટિન હિસ્ટ્રી વાંચવાની ક્યાંથી પોસાય? આધા મળતા હશે કોઈને? ઇટ્સ નોટ પોસિબલ, સિમ્પલ ચીજ है। યુરોપિયન હિસ્ટ્રી, હવે તમે અહીંયા ઇન્ડિયન સિવિલ સર્વિસીસ આપો છો યાર, અને તમને યુરોપિયન અત્યારે આપણે યુરોપિયન હિસ્ટ્રી વાંચીએ છીએ, નો ડાઉટ, ચલો વર્લ્ડ હિસ્ટ્રી વાંચીએ, બટ એનો એપ્લિકેશન છે। પૂછે છે યુપીએસસી કે ભાઈ આ વર્લ્ડ હિસ્ટ્રીનું ડાયરેક્ટ સિગ્નિફિકન્સ શું છે કે ભાઈ તમે બીજી વખત યુદ્ધ ના કરાવો કોઈને, કાં તો ભાઈ ઓપિનિયન બેઝ ક્વેશ્ચન પૂછે, દે વોન્ટ ટુ ઇન્ફર સમથિંગ આઉટ ઓફ ઇટ। તો ત્યારે એવું નહોતું, ધ સિલેબસ વોઝ ફેરલી like no discriminatory with respect to Indian people, and the exam location was also such like that। आज तो यहाँ पे हर एक आपके जितने भी स्टेट्स है उनके कैपिटल को दिया गया है, कोई कोई स्टेट्स के अंदर 2-2, 3-3 लोकेशन दी गई। एट दैट टाइम द एग्जाम लोकेशन वाज ओनली लंदन। यू सी द मेन ऑब्जेक्शन और द मेन एम रिगार्डिंग द सिविल सर्विस रिफॉर्म्स वाज टू एक्सक्लूड इंडियंस। तो रूल ऑफ लॉ के अंदर बोला कि देखो वी हैव ओपनड अप द मार्केट फॉर द इंडियन पीपल, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सिविल सर्विसेज प्रोवाइडेडली दे शुड बी लेस देन 19 years
or suppose they should be ready to learn the European part of history and grammar, and as well as they should come to London to give up this examination. પરમ્યુટેશન ને કોમ્બિનેશન માં ત્રણ હાથા મલાવાના હોય એટલે કેવા દવા થઈ જાય. અહીંયા માડવાડ એક તો પીટી માં અંબાડતા તકલીફ પડી જાય અને આ લોકો એ ટાઈમ પર આવું કરાવતા. સો યુ સી ધેટ ધ સિવિલ સર્વિસીસ પેલું છે ને કે અહીંયા 6 અટેમ્પ્ટ ને 32 વર્ષ કરી નાખ્યા અને બબન તંતન ઇન્ટરવ્યુ થઈ જાય અને પછી એ જ જતી રહીને અટેમ્પ્ટ થઈ ગયા તો પાસ થતા નથી ને આવા 19 વર્ષના લોકો આપણા પાસે એક્સપેક્ટ કરતા હતા કે પાસ થઈ જાય આપણો છોકરો. પેલું રાજના પિક્ચર જોયું એમાં એક ડાયલોગ છે કે તારી લવ સ્ટોરી છે કે યુપીએસસી ની એક્ઝામ કે 10 વર્ષથી પતતી જ નથી કે એના જેવી હાલત છે આ યુપીએસસી. ઓકે બટ यू सी कि इसको लेके ही आप यहाँ आ जाते हैं. पोस्ट व्हेन दिस होल इट वाज रेस्ड टू 19 इयर्स यहाँ पॉलिटिकल डिमांड बहुत बढ़ती रहेगी. ओके सो फ्रॉम 1870s द प्रोटेस्ट स्टार्टेड अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन. इंडियन पीपल वर वेरी मच एक्टिव बाय दिस टाइम. If you will see by 1870s some small scale political organizations came into picture. उनमें से एक political organization था जिसका नाम था Indian Association, and this Indian Association was founded by S.N. Banerjee. S.N. Banerjee भारत के अंदर सिविल सर्विस रिफॉर्म्स को लेके इन्होंने बड़ी बड़ी सभाएं की. Later on this also Indian Association was merged with Congress 1885 के अंदर. जब कांग्रेस की स्थापना होती है उसके बाद वो उसका विलय कर देंगे क्योंकि इनकी डिमांड एसेंशियली है. जब ये यहाँ पे लिखते थे ना भाई साहब तो पत्रकार भी थे, इनका बंगाली करके न्यूज़पेपर आता था, तो उन्होंने थोड़ी बहुत चीजें उटपटांग लिख दी. तो सरकार ने बोला कि रेस्ट्रिक्शन एक्ट ऑफ 1870 हैज बीन वायलेटेड बाय एस.एन. बैनर्जी और भेज देते हैं ससुराल. सिडिशन एक्ट है, सिडिशन को आपने डिफाइन किया था सरकार ने. उसके बाद तो बहुत सारे लोगों का नंबर आता है, तिलक महाराज का आता है, सबको भेजा जाता है रंगून, बोले जाओ मजे करो वहां पे थोड़ा. ठीक है. द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई वाज एस.एन. टैगोर. Satyendra Tagore, okay, was the first person to qualify. 1863 के अंदर इनका सबसे पहला क्वालिफिकेशन हुआ था. इसके बाद there were other people also who qualified. This guy also qualified as a civil servant, but इनको कुछ टेक्निकल बेसिस के आधार पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया. ત્યારથી ખોટું લાગી ગયું પછી આંદોલન કરીને મને કેમ કાઢ્યો તમે આમાંથી. ઓકે सो एक ऐसा डेवलपमेंट है सिविल सर्विसेज को लेके. बाय 1886 when the protest started emerging, अब देखिए कि when the Congress was formed ना, कांग्रेस का मैंने एक पॉलिटिकल डिमांड आपको बताया वो था सिविल लिबर्टीज. क्यों? क्योंकि प्रेस एक्ट ऐसे बहुत ड्रैकोनियन हुआ करते. वन ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस वाज पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. और वहां पे कांग्रेस डिमांड कर रही थी दैट द इंडियन पीपल शुड बी गिवन पावर टू ट्राई यूरोपियन सब्जेक्ट्स. भारत के लोगों को यूरोपियन नागरिकों के ऊपर जो ट्रायल हो रहा है जजमेंट देने का अधिकार देना चाहिए. क्यों? क्योंकि हमने देखा ना इल्बर्ट बिल की कंट्रोवर्सी. द थर्ड डिमांड ऑफ द कांग्रेस वाज सिविल सर्विस रिफॉर्म्स. ओके तो ये पूरा का पूरा देखने को मिलता है जो कॉजेज हो गए ना अभी तक चल रहे हैं बैकग्राउंड के अंदर. जब हम लोग कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट में देखेंगे तो वही कॉजेज कांग्रेस दोहराएगी कि भाई ये हमारे डिमांड्स है. सिंपल चीज है क्योंकि ये मुद्दे उस टाइम गर्म हो रहे थे तो कांग्रेस मौका देख के चौका मारने की कोशिश करेगी. 1886 when the protest started, Aitchison कमीशन आता है. Aitchison कमीशन बोलता है that the exam should be supposed to be held only in England. इंडिया के अंदर ऐसी फेवरेबल सिचुएशंस या सर्कमस्टेंसेस नहीं बने हैं कि हम यहाँ पे शिक्षण हम लोग एग्जाम यहाँ पे ले पाए. 1912 आइलिंगटन कमीशन आता है एंड इट ऑल्सो एक्सेप्टेड द साइमल्टेनियस एग्जाम इन इंग्लैंड एंड इंडिया. बोल दिया कि भाई भारत और इंग्लैंड के अंदर आपको परीक्षा लेनी चाहिए. इट एक्चुअली बिगेन बाय 1922. 1922 तक से ये शुरुआत होती है 1922 के आसपास. फ्रॉम 1920s टिल 1940s जब आज़ादी मिल रही होती है तो ऑलमोस्ट 60% ऑफ द सिविल सर्वेंट्स वर इंडियंस. सो जो अभी तक के हमारे ऊपर जो ब्लेम लगाया जाता था दैट वी वर इनकेपेबल ऑफ रूलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग दिस कंट्री वाज रूल्ड आउट. क्यों? क्योंकि आपने 20 साल पहले ही हमारे लिए दरवाजा खोला अच्छी तरह से जो थोड़ा बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड के दौरान था. हमने 20 साल के अंदर 60% पोस्ट को ऑक्यूपाई कर दिया. तो वी वर वेरी स्मार्ट, वी वर बॉर्न जीनियस, हम लोग थे ऑलरेडी. तो ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है. 1924 ली कमीशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन की ये डिमांड करेगा. फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ऑल्सो टॉक्स अबाउट FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की भी डिमांड ये करता रहता है. तो हम लोग देखा पूरा का पूरा डेवलपमेंटल पैटर्न किस तरह से शुरू हुआ सिविल सर्विसेज का. थोड़ा बहुत इतिहास जानने की भी कोशिश की. 2010 के अंदर जज्बाती हुआ था. Who among the following governor generals created covenanted civil service of India which later came to be known as Indian Civil Service? बताओ.
सिंपल, विच इज राइट? कॉर्नवालिस बताया ना, ही वाज द वन हु स्टार्टेड कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज। भारत के अंदर आधुनिक सिविल सेवा का जो जिन्होंने फाउंडेशन रखा है वो कॉर्नवालिस ही थे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने तो खाली शुरुआत करने की कोशिश की थी, जहां खाली फंक्शंस को सेपरेट किया था। द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ द कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, तो आंसर इज सी। सिंपल क्वेश्चन था, बट हमको पता होना चाहिए हिस्ट्री को लेके। हमने टाइमलाइन देखी थी 1773 85, 1799 1805, 1786 से 1893, बेंटिक वाज 1828 to 1835। ओके, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रेक लेना है 5 मिनट।